नमस्कार। बिहार में एक तरफ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का पहला विस्तार कब तक करेंगे। यह सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में 2 मंत्रियों के पद खाली हुए हैं। एक केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगाड़ी का निधन हो गया, यह आपको भी पता है। तो ऐसे में सरकार के पास कुछ पद इस वक्त खाली हैं, कुछ विभाग खाली हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि मंत्रियों की तादाद हमने देखा था मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 70 थी। वैसे जब सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था और इसमें कहा गया था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और इसके तहत यह दावा किया गया था कि कम से कम मंत्रियों में मोदी सरकार चलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री को कुछ ही दिनों बाद, हमने देखा पहले कार्यकाल में कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद मंत्रियों की संख्या बढ़ानी पड़ी। अब अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि कैबिनेट में तो सिर्फ 51 लोग ही हैं, लेकिन अब उनकी संख्या 70 तक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में जो पहला विस्तार किया था उसके बाद से कई पद खाली हुए, कुछ लोग छोड़ के गए, जैसे कि हरसिमरत कौर छोड़कर चली गई, उनका विभाग किसे मिलेगा अभी तक ये तय नहीं हुआ है। तो कहा यह जा रहा है, जानकार ये बताते हैं कि तकरीबन जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें 10 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। 10 नवंबर को क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद ही कुछ ऐसी सुगबुगाहट या मंत्री मंडल के विस्तार, मंत्री परिषद के विस्तार की कोई सुगबुगाहट नजर आ सकती है। अब दूसरी वजह यह समझिए कि ऐसे वक्त में जब एक तरफ चुनाव चल रहा है या सब कुछ ठीक चल रहा है मोदी सरकार में, तब कैबिनेट विस्तार की मांग क्यों या कैबिनेट विस्तार की बातें क्यों सामने आने लगी? वो इसलिए सामने आने लगी है क्योंकि हाल ही में 3 दिनों पहले यानी पिछले शनिवार को ही जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान किया। और बीजेपी में एक फॉर्मूला है, एक व्यक्ति एक पद। यह फॉर्मूला बीजेपी में बखूबी अपनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक व्यक्ति एक पद के तहत जब अमित शाह गृह मंत्री बन गए तब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था, और तब जेपी नड्डा को उन्होंने उस पद पर बिठाया कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर। लेकिन अब यहां समझिए, अभी हाल ही में विनय सहस्त्रबुद्धे और राम माधव जैसे लोगों को हटाया गया है, बीजेपी की टीम से हटाया गया है, जेपी नड्डा की टीम से बाहर किया गया। इसका मतलब ये, सरोज पांडे का नाम उसमें शामिल है। इसका मतलब ये कि अब हो सकता है कि इन्हें कैबिनेट में जगह मिल जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला चलता है, और इस फॉर्मूले पर इस वक्त जेपी नड्डा की जो नई टीम तैयार हुई है, उस नई टीम से निकाले गए लोगों को कैबिनेट में जगह देकर उन्हें शामिल करते हुए एक नई जिम्मेदारी दी जा सकती है कि आप आइए, सरकार में शामिल होइए और सरकार को चलाइए। इस वक्त यही पॉलिसी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की है। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है, राम माधव को जब बाहर किया गया, क्योंकि राम माधव आरएसएस से बीजेपी में आए थे, तब ये कुछ ऐसे कयास लगे कि आरएसएस ने शायद अपने किसी मॉनिटर को, या यूं कह लें कि निगरानी रखने के लिए सरकार पर राम माधव को भेजा है बीजेपी की टीम में। लेकिन अब राम माधव चूंकि बाहर हुए हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो हो सकता है कि इन दोनों चेहरों को कैबिनेट में जगह देकर आरएसएस की जो नाराजगी है राम माधव को टीम से बाहर किए जाने के बाद, उस नाराजगी को बीजेपी कुछ देर के लिए पूरी तरह उस नाराजगी को दूर करने में कामयाब रहे।